गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीडीपीओ के 15/5/2022 के एग्जाम में आधुनिक भारत के पूछे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से आरंभ की गई। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो प्रारंभिक रूप से तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 1820 ईस्वी में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था। इस प्रणाली के तहत सरकार का एक निश्चित अवधि के लिए काश्तकारों के साथ समझौता करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो आईएनए के लिए जो वकील पेश हुए थे वो भूला भाई देसाई हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो इन सब घटनाओं को हम लोग को सही क्रम में सजाना है। मुस्लिम उदार दिवस या मुस्लिम मुक्ति दिवस जो है वह 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। ठीक है, और डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को हुआ था। 1946 कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा जो है वो अक्टूबर 1939 में हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। तो अगर इन सभी घटनाओं को अगर सही क्रम में सजाएं तो कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा जो सबसे पहले आएगा 3, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 4 और फिर 2, 3, 1, 4, 2। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस की प्रांतीय सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न राजनीतिक संकटों के चलते त्याग पत्र दे दिया। तो कांग्रेस की प्रांतीय सरकार ने त्याग पत्र कब दिया था? तो अक्टूबर 1939 में दिया था। ठीक है, और किस कारण से दिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में उत्पन्न राजनीतिक संकट के कारण दिया था। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम उदार मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। 17 अक्टूबर 1940 से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत मानी जाती है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था? तो यह 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो यह पवनार आश्रम में हुआ था, पवनार आश्रम से। ठीक है, जब विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही बनी थे। तो विनोबा भावे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन दिवस के रूप में मनाया और लड़कर पाकिस्तान लेने की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुक्रमिक अंक क्रम क्या है? तो इस सबको भी जो घटनाएं हैं इस सबको भी फिर सही क्रम में सजाना है आपको। तो जो दक्कन दंगे इसका शुरुआत जो 1875 में हुआ था। इंडिगो आंदोलन और नील आंदोलन का जो शुरुआत है 1859 में हुआ था। पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन जो है वो 1900 में हुआ था। ठीक है, और जो पाटनी आंदोलन है वो 1974 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही क्रम होगा वो पहले दूसरा होगा इंडिगो आंदोलन, उसके बाद होगा आपका दक्कन दंगे। ठीक है, इसके बाद होगा आपका पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन, तीसरा हो जाएगा, और फिर चौथा हो जाएगा। तो 2, 1, 3, 4 हो गया। ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नील आंदोलन की शुरुआत 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुई। तो नील आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1859 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था। ठीक है, दक्कन दंगे की शुरुआत हुई 1875 ईस्वी में हुआ था। तो दक्कन दंगे कब हुई थी? तो दक्कन दंगे का जो शुरुआत 1875 ईस्वी में हुआ था। पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम 1900 में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बिहार के किस नेता ने होमंड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो होमंड कमीशन से जुड़े हुए थे जो बाबू जगजीवन राम है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 1935 में बाबू जगजीवन राम ने रांची में होमंड कमीशन के सामने उपस्थित हुए और पहली बार दलितों के लिए मतदान की अधिकार मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? महाराज फतेह बहादुर शाही थे। तो ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। बक्सर से युद्ध के बाद जब 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी गई थी। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो जो बक्सर का युद्ध है वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। तो यह किसके किसके बीच में हुआ था? तो हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। और बक्सर के युद्ध के बाद आपको इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि जो 1765 ईस्वी में हुआ था और इसी संधि में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी गई थी। तब सारण के हुस्सेपुर राज वर्तमान में गोपालगंज जिले में अवस्थित है के अधिकारी ने महाराज फतेह बहादुर शाही से राजस्व की मांग की और कंपनी की अधीनता स्वीकार करने की बात की।
महाराज फतेह बहादुर ने इन दोनों बातों को मानने से इनकार कर विद्रोह कर दिया तथा लंबे समय तक छापेमार लड़ाइयाँ लड़ते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? तो उन 7 शहीदों में जो बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे उनका नाम था जगपति कुमार। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। जगपति कुमार बिहार नेशनल कॉलेज बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे। इनका जन्म 1923 ईस्वी में औरंगाबाद जिले के कोबरा प्रखंड के खरांटी ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक्का आंदोलन के लिए जिम्मेवार था? जो एक्का आंदोलन के जिम्मेवार थे वो अवध के हरदोई, बहराइच आदि के किसान थे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एक्का आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ अवध के हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर आदि के किसान ने चलाया था। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि एक्का आंदोलन कब सक्रिय था? तो एक्का आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन के समय सक्रिय था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? तो अंग्रेजों के एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या कर दी गई थी वो लॉर्ड मेयो था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। एक मुस्लिम पठान शेर अली अफरीदी ने 1872 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी जब वे अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल के कैदियों के हालात और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा कर रहे थे। वायसराय में लॉर्ड मेयो इकलौता एक ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या की गई थी। क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़िए के सामने फेंक दिया था, वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो वो कांग्रेस नेतृत्व की बात कर रहे थे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मुख्य खालसा दीवान भ्रष्टाचार में लिप्त था तथा ब्रिटिश हुकूमत को इसे समर्थन प्राप्त था। इसने हुक्मनामा जारी कर गदर आंदोलनकारियों को विधर्मी तथा अपराधी घोषित किया तथा जालियांवाला बाग के हत्यारे जनरल डायर को सरोपा भेंट कर सिख घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता कब हस्तांतरित किया गया था? जो पूना समझौता है वो 24 सितंबर 1932 को किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? जो पूना समझौता है वह भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। 27 सितंबर 1932 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य पूना समझौता पैक्ट किया गया। इसके अनुसार प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीट की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। तो पूना समझौता कब हुआ था? जो पूना समझौता है 27 सितंबर 1932 को हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जो दलितों के लिए जो सीट है सुरक्षित सीट उसको 71 से बढ़ाकर 143 कर दिया गया था और केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की जो संख्या में 18% की बढ़ोतरी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके खाली स्थान की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। तो ब्राह्मण विरोधी रुख से। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व एवं उनके आरक्षणों को न केवल रहने दिया गया था बल्कि उन्हें पर्याप्त बढ़ा दिया गया था। मद्रास प्रांत ने गैर ब्राह्मणों के आरक्षण को जस्टिस पार्टी दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन की मांग को अंग्रेजों ने जिस सरलता से स्वीकार कर लिया था वह पर्याप्त संदेहास्पद था। इसके परिणाम स्वरूप जस्टिस पार्टी को लोकप्रियता बढ़ी और 1920 में द्वैध शासन के तहत पहले चुनाव में जस्टिस पार्टी ने बहुमत हासिल की। इस तरह जस्टिस पार्टी के ब्राह्मण विरोधी रुख की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को इस प्रांत में सफल बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया? तो यह सत्याग्रह का जो आयोजन है सी राजगोपालाचारी ने किया था। तो ऑप्शन सी बी आपका सही हो जाएगा। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी से नमक कानून का उल्लंघन कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? तो नमक कानून का जो उल्लंघन है 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह समूचे देश में शुरू हो गया। इसी क्रम में मद्रास प्रांत से सी राजगोपालाचारी ने अप्रैल 1930 ईस्वी में तिरुचिन्नापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा कर नमक कानून का उल्लंघन किया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मद्रास प्रांत में नमक कानून का उल्लंघन किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। तो कब किया था? तो अप्रैल 1930 में किया था। और वो कहाँ से कहाँ तक चले थे? तो तिरुचिन्नापल्ली से वेदारण्यम से तक चले थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ने सही मायने में कहा जा सकता है? तो यह भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह में पहली बार किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह 1917 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में किसके बुलाने पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गए थे। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का जान किसने बचाई थी? तो बत्तख खान ने बचाई थी। तथा समस्या के समाधान हेतु पहली बार गांधी जी जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने किसानों का साथ दिया। इस आंदोलन की सफलता ने किसानों का उत्साह बढ़ाया तथा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ किसान आंदोलन अनन्य रूप से जुड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? तो जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, जिसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। इसमें भारत विभाजन के पीछे के जिम्मेदार कारणों को विस्तृत व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान जवाहर के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और समाजवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे हैं? तो ये शब्द जो है वो एस गोपाल ने लिखे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथन एस गोपाल ने अपनी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी में कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। शब्द किसने लिखे हैं? तो यह शब्द जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में क्रिप्स की असफलता के संदर्भ में उपयुक्त बातें कही थी। तो इंडिया विंस फ्रीडम का रचयिता कौन है? तो डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो वह था आज़ाद हिंद फौज का और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्लेमेंट एटली ने भारत छोड़ो के पीछे कई कारणों का हवाला दिया था, जिसमें ब्रिटिश राजशाही के प्रति सैनिक निष्ठा में कमी के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान था। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो वह लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन का सत्ता हस्तांतरण के क्रम में नेहरू के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित हुए थे। इन्होंने साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में नेहरू की प्रशंसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते हैं? तो यह सूचना रॉबर्ट मोंटगोमरी ने प्रोवाइड किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। रॉबर्ट मोंटगोमरी जो पंजाब प्रांत के एक शीर्ष अधिकारी थे, 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत में भारत सरकार को सूचित किया था कि वो पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो वह दरभंगा के राजा थे। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्ग प्रदर्शन किया? नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में आंदोलन का नेतृत्व कोई खास वर्ग नहीं कर रहा था। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। इसका नेतृत्व शहर के स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं एवं जनसाधारण हाथ में था। इसी दिन सचिवालय गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हुए थे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? जो सचिवालय गोलीकांड है वो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त? तो ब्रिटिश का भर्ती का सार्जेंट का जो उपाधि है वो महात्मा गांधी को मिला था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि महात्मा गांधी को मिला था, चूंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से सहयोग करते हुए यहाँ के लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट किसे कहा गया था? तो महात्मा गांधी को कहा गया था। ठीक है।
महात्मा गांधी को ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट किस घटना के बाद कहा गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से सहयोग करते हुए यहाँ के लोगों को मतलब भारत के लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया था? तो जो सती प्रथा प्रतिषेध जो कानून है भारत में 1829 में पास किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और इसको किसने पास किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पास किया था। किसके सहयोग से पास किया था? तो राजा राम मोहन के राय के सहयोग से पास किया था। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा दिसंबर 1829 को सती प्रथा प्रतिबंध कानून को पारित किया गया था। तो सती प्रथा प्रतिबंध कानून किसने पारित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पारित किया था। कब पारित किया था? दिसंबर 1829 को पारित किया था। सती प्रथा के विरोध में राजा राम मोहन राय ने सकारात्मक प्रयास किया था। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो भारत में ठगी अतिक्रमण करने का जो श्रेय है वो W.H. सीलीमैन को प्राप्त है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भारत में ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय विलियम हेनरी सीलीमैन को जाता है। इन्होंने 1830 ईस्वी में इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। तो ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो ठगी प्रथा को समाप्त जो है वो विलियम हेनरी सीलीमैन ने किया था। कब किया था? तो 1830 ईस्वी में किया था। इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब सती प्रथा समाप्त हुआ तो भारत के वायसराय कौन थे? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो यह जो अभियोग है वो 1917 में चलाया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में शुरू हुआ था। चंपारण के किसानों की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे। तो महात्मा गांधी चंपारण कब पहुंचे थे? तो अप्रैल 1917 को पहुंचे थे तथा उनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की गई। तो चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के इस कार्य हेतु उन पर महाभियोग का मुकदमा दायर किया था, जिसे बाद में उपराज्यपाल के हस्तक्षेप द्वारा हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में बी डी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो जो बी डी सावरकर हैं वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष 1938 में निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वर्ष 1938 ईस्वी में वी डी सावरकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो बी डी सावरकर जो है वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? तो 1938 में हुए थे। ठीक है, वर्ष 1904 में इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। तो अभिनव भारत की सोसाइटी की जो स्थापना कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। किसने किया था? तो बी डी सावरकर ने किया था। आज़ादी के संघर्ष के दौरान इन पर बहुत सारे मुकदमे किए गए थे। ये पहले व्यक्ति थे जिनका मुकदमा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में चला था। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि द हेग में वह कौन सा पहला भारतीय व्यक्ति है जिसका मुकदमा द हेग में चला था? तो वह बी डी सावरकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर स्टीफर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? तो जो सर स्टीफर्ड क्रिप्स हैं वो 22 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे थे। तो ऑप्शन में आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। लेकिन हम यह याद रखेंगे कि सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो है वो दिल्ली 22 मार्च 1942 को पहुंचे थे। ठीक है, 22 मार्च 1942 को सर स्टीफर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे। इन्हें भारत के संविधान पर ब्रिटिश सरकार की मसौदा पर चर्चा करने के लिए भारत भेजा गया था। 1942 ईस्वी में भारत आने का एक कारण यह भी था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय वह भारत का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। आपसे ये पूछ सकता है कि सर स्टीफर्ड क्रिप्स दिल्ली क्यों आए थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए दिल्ली आए थे। ठीक है, वह कब आए थे? तो 22 मार्च 1942 को आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक है वह 16 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना को घोषित किया गया था। तो माउंट बेटन योजना कब घोषित किया गया था? जो माउंट बेटन योजना है वो 3 जून 1947 को घोषित किया गया था, जिसमें भारत विभाजन का वर्णन किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। इसे सर्वप्रथम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। तो माउंट बेटन योजना को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था, जिसे 16 जुलाई को संसद द्वारा पारित किया गया। और माउंट बेटन योजना को कब पारित किया गया? तो इसे 16 जुलाई 1947 को पारित किया गया था एवं 18 जुलाई 1947 को इस पर शाही सहमति या अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो भारत आज़ाद कब हुआ था? तो जो भारत आज़ाद है वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है,
14 अगस्त को भारत का पाकिस्तान से विभाजन किया गया। तो भारत का पाकिस्तान से विभाजन कब किया गया, तो वह 14 अगस्त 1947 को किया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। एवं 15 अगस्त को भारत एक पूर्ण देश के रूप में स्थापित हुआ और 15 अगस्त को एक जो भारत है वो पूर्ण देश के रूप में स्थापित हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था, तो जो भारत का संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो यह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसका कार्य भारत के लिए एक अलग संविधान सभा का निर्माण करना था। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि भारत के संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था, तो जो राजा राम मोहन राय का जो पहला पुस्तक जो 1815 में प्रकाशित हुआ था उसका नाम था वेदांत ग्रंथ था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो इसे राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने 1815 में वेदांत ग्रंथ पुस्तक की रचना की थी। तो राजा राम मोहन राय ने वेदांत ग्रंथ पुस्तक की रचना कब की थी, तो 1815 में किया था। राजा राम मोहन राय ने तुहफत अल मुहाइदीन का जो रचना है वो 1804 में किया था। ठीक, ईसोपनिषद की जो रचना है वो 1816 में किया था। ठीक है, कठोपनिषद का जो रचना है 1817 में किया था। हिंदू धर्म की जो रक्षा का रचना है वो 1820 में किया था। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हिंदू धर्म की रक्षा की पुस्तक की रचना किसने की थी, तो यह राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, कब किया था, तो 1820 में किया था। तो इस तरह हम लोग को सभी पुस्तक का नाम याद रखना है और वो कब प्रकाशित हुआ था, उसके वर्ष को याद रखना है और किसने प्रकाशित किया था इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था, तो जो तायूनी आंदोलन है यह जौनपुर के करामत अली ने चलाया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फराजी आंदोलन का नेतृत्व भारत में हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। तो फराजी आंदोलन का नेतृत्व भारत में किसने किया था, तो हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। ठीक है, इस आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन का नेतृत्व जौनपुर के करामत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे, तो जो सर सैयद अहमद खां के कटु आलोचक थे वो जमाजुद्दीन अफगानी थे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जमाजुद्दीन अफगानी को सर सैयद अहमद खां का सबसे कटु आलोचक माना जाता है। सर सैयद अहमद खां के प्रयास से ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई थी। तो किसके प्रयास से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शुरुआत किया गया था, वह सर सैयद अहमद खां के प्रयास से किया गया था। इन्होंने मुस्लिम समाज के लिए शिक्षा के प्रति कई महत्वपूर्ण कार्य को किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, तो महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका जो गुजरात के दादा अब्दुल्ला के समस्या के समाधान हेतु बुलाया गया था। तो ऑप्शन आपका गुजरात के दादा अब्दुल्ला यहाँ पे होगा। ठीक है, अब्दुल्ला। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी को 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के पैरवी के लिए बुलाया गया था। वहाँ गांधी ने उनका मुकदमा लड़ा एवं जीता। इसी समय अफ्रीका में काले और गोरे के बीच भेदभाव को देख उन्होंने इस समाप्त करने का संकल्प लिया था। तो आपसे ये पूछ सकता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो जो महात्मा गांधी वो दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे और वो किसके केस के पैरवी करने के लिए गए थे, तो वो दादा अब्दुल्ला के केस के पैरवी करने के लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय का एक्ट पारित किया गया था, तो जो भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट है वह 1904 में पारित किया गया था। तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। वर्ष 1902 में सर रैली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना था। इसी आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1904 में पारित किया गया था। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो जो नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद है वो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। माइकल मधुसूदन दत्त ने बंगाली नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। यह पुस्तक मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था, जिसके लेखक दीनबंधु मित्र थे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो जो नील दर्पण के जो लेखक है वो दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था,
तो यह वाक्य है जो टीबी मैकाले ने कहा था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। टीबी मैकाले ने सर्वप्रथम यह कथा एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकाले की अनुशंसा पर ही 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को पारित किया गया था। तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम है वह 1835 में पारित किया गया था, ठीक है। और किसके अनुशंसा पर पारित किया गया था? तो टीबी मैकाले के अनुशंसा पर पारित किया गया था। ये सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो पंजाब हिंदू सभा की जो स्थापना है वह 1909 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वर्ष 1909 में यूएन मुखर्जी तथा लालचंद सेन के नेतृत्व में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की गई थी। तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। किसने किया था? तो यूएन मुखर्जी तथा लालचंद सेन ने किया था, ठीक है। इस सभा की स्थापना मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की प्राचीन विचारों का प्रचार प्रसार करना तथा कट्टरपंथ विचारधारा को समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो जो एका आंदोलन है उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर एवं बहराइच के किसानों ने लगान में वृद्धि एवं उपज के विरुद्ध रूप में वसूली की गई लगान के विरोध में वर्ष 1921 ईस्वी में एका आंदोलन चलाया था। तो एका आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? तो 1921 में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी तथा सहदेव थे। तो एका आंदोलन किसके प्रमुख नेता कौन थे? तो मदारी पासी एवं सहदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खां अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था? खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट के आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां के नाम को जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसे रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था। तो खुदाई खिदमतगार जो संस्था है उसको किसके नाम से जाना जाता था? तो वह रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1987 में भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो सन 1987 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार एवं अवैध उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो यह बेथी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेकार या अवैध उपकरण को बेथी के नाम से जाना जाता था। बेथी के माध्यम से जमींदार लोग किसानों को बिना किसी परिश्रमिक के काम करने के लिए मजबूर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? तो यह जो कथन है लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भारतीय तिरंगा को फहराया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर भारतीय तिरंगा को फहराया था? तो रावी नदी के तट पर फहराया था, ठीक है। कब फहराया था? तो 31 दिसंबर 1929 को फहराया था। भारतीय झंडा को फहराने के बाद नेहरू ने इस कथन के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्रीयता को जगाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध थी? तो जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में जो प्रसिद्ध था वो श्रीरंगपट्टनम था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। प्रारंभ में हैदर अली के शासनकाल में श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी बनी थी। टीपू सुल्तान एक योग्य शासक, योद्धा के साथ साथ प्रसिद्ध विद्वान भी था। सन 1782 ईस्वी को टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा। तो टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1782 ईस्वी में बैठा था। तब 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ? तो 1799 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और प्रेरणा कहाँ से आई? तो जो स्वतंत्रता, समानता और प्रेरणा है वो फ्रेंच की क्रांति से आया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और भारतीयत्व शब्द फ्रांस के क्रांति से लिया गया है। इन तीनों शब्दों की पहली बार 1848 ईस्वी में फ्रांस के संविधान में शामिल किया गया था। पहला क्वेश्चन है, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? अभिनव भारत का जो गठन है वह बी.डी. सावरकर ने किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और कब किया था? तो 1904 में किया था, ठीक है। अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन का गठन विनायक दामोदर दास सावरकर ने 1904 ईस्वी में किया था। तो अभिनव भारत गुप्त संगठन का जो गठन किसने किया था? तो विनायक दामोदर दास सावरकर ने किया था। कब किया था? तो 1904 में किया था। प्रारंभ है विनायक दामोदर दास सावरकर तथा गणेश सावरकर ने 1899
नासिक में एक क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला शुरू किया था। तो मित्र मेला किसने शुरू किया था? तो जो मित्र मेला है वह विनायक दामोदर दास सावरकर और गणेश सावरकर ने किया था। कब किया था? तो 1899 में किया था। बाद में 1904 ईस्वी में सावरकर ने संगठन का नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस संगठन का नाम बदलकर अभिनव भारत रखा गया था? तो मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत रखा गया था। और यह नाम जो बदला गया था वो कब बदला गया था? तो 1904 में बदला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो जो स्वदेशी आंदोलन का उत्थान है वो बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 को किया गया था, जिसके कारण संपूर्ण बंगाल में रोष की भावना उत्पन्न हो गई थी। कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला था? तो स्वदेशी आंदोलन चला था। कब पारित हुआ था यह स्वदेशी आंदोलन? तो 7 अगस्त 1905 की उसकी घोषणा हुई थी, जिसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो भारत की आज़ादी के समय लेबर पार्टी जो है वो सत्ता में थी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और इसके जो क्लाइमेट एटली जो है वो प्रधानमंत्री थे, क्लाइमेट एटली। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इसी समय ब्रिटेन के लेबर पार्टी की सरकार थी तथा भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली थे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो क्लाइमेट एटली हैं, ठीक है। और भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किसकी सत्ता थी? तो वह लेबर पार्टी की सत्ता थी। क्योंकि एग्जाम में क्या पूछेगा वो हमको नहीं पता है, कैसे पूछेगा ये भी हमको नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो जो रेड शर्ट्स आंदोलन है वह खान अब्दुल गफ्फर खान ने स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। रेड शर्ट्स आंदोलन को ही खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड शर्ट्स आंदोलन अर्थात लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। तो लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था, ठीक है। यह आंदोलन मुख्यतः पश्चिम भारत क्षेत्र में चलाया गया था। खान अब्दुल गफ्फर खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है। वर्ष 1987 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो खान अब्दुल गफ्फर खान को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1987 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? जो 1857 के आंदोलन से जिसका नाम जुड़ा है वो है तात्या टोपे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तात्या टोपे ने 1857 के जो क्रांति का विद्रोह है वो कानपुर से किया था, ठीक है, कानपुर। दिए गए विकल्पों में तात्या टोपे का नाम 1857 की क्रांति से जुड़ा है। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये नाना साहब के कमांडर थे, कमांडर इन चीफ थे। वर्ष 1859 में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो मैकडोनल्ड थे। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अर्थात तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्रमशः 1930, 1931 और 1932 में किया गया था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था? तो 1930 में किया गया था। दूसरा कब किया गया था? तो 1931 में किया गया। तीसरा कब किया गया था? तो 1932 में किया गया था। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन है 1930 में किया गया था, दूसरा 1931 में किया गया, तीसरा 1932 में किया गया था। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड थे। तो गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनल्ड थे, ठीक है। इन गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा था तथा इसके बाद गांधी जी वापस भारत आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किए थे। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के बाद आरंभ किया था? तो गोलमेज सम्मेलन के बाद आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई थी? तो जो भारत की राजधानी है कोलकाता से दिल्ली वह 1912 में बदला गया था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो 1911 में रद्द किया गया था।
किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया तथा भारत की राजधानी को कोलकाता से हस्तांतरित कर दिल्ली ले जाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया था। तो बंगाल का विभाजन की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। कब कब किया गया था? 1905 में किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द किसके द्वारा किया गया था? तो रद्द जो है वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1911 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है ब्रिटिश संसद द्वारा 1784 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने के लिए संसद द्वारा पेश किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो जो वंदे मातरम है वह आनंद मठ से लिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम भी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। और वंदे मातरम को पहली बार 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ से लिया गया है। तो वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। आनंद मठ किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इस गीत को पहली बार 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो वंदे मातरम को कब गाया था पहली बार? तो 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी द्वारा किया गया था। 1896 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनने में सहायता की? तो जनरल मोहन सिंह थे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 ईस्वी में जापान की सहायता से रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए INA का गठन किया था। जो INA का गठन किसने किया था? तो INA का जो गठन है रास बिहारी बोस ने किया था। कब किया था? तो 1943 में किया था। किसके सहायता से किया था? तो जापान की सहायता से किया था। INA का दूसरा चरण तब आरंभ होता है जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए, वहां उसकी स्थापना में जनरल मोहन सिंह ने उनकी सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के जो समय में वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 को किया गया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। विभाजन की यह घोषणा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से संपूर्ण बंगाल में लागू हुई थी। तो जब बंगाल विभाजन संपूर्ण बंगाल में कब लागू किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 से लागू किया गया था। इस विभाजन की घोषणा को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रद्द किया था। तो बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रद्द किया था। कब रद्द किया था? तो 1911 में रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो चंपारण सत्याग्रह के कारण। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। वे 1893 ईस्वी में वकालत के तौर पर काम करने हेतु दक्षिण अफ्रीका गए। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे। ठीक, तो किसके केस के पैरवी करने के लिए गए थे? तो महात्मा गांधी वो दादा अब्दुल्ला के केस के पैरवी करने के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका। वहाँ से वे 1915 ईस्वी में भारत लौटे। फिर दक्षिण अफ्रीका से भारत महात्मा गांधी कब लौटे? तो वो 1915 ईस्वी में लौटे थे तथा अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर कांग्रेस से जुड़े। तो महात्मा गांधी के गुरु कौन था? राजनीतिक गुरु वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गांधी जी की बड़ी उपलब्धि बिहार के चंपारण में उनके द्वारा किए गए भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह से मिली। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, उनके प्रयास से वर्षों से चली आ रही 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चंपारण आंदोलन किस पद्धति से जुड़ा हुआ था? तो 3 कठिया पद्धति से जुड़ा हुआ था, नील की खेती से। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से ही महात्मा गांधी प्रसिद्ध हुए तथा इन्होंने भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से
किस संगठन से हुआ था? तो जो स्वराज पार्टी का गठन है वो कांग्रेस से हुआ था, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था, 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। इस पार्टी पर का पहला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। तो स्वराज पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। तो दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना है वो 1875 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इस समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार करना था। दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज का मूल ग्रंथ कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो मैडम HP ब्लोड्स्की ने किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। थियोफिजिकल सोसाइटी की एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में ब्लोड्स्की तथा हेनरी अलकॉट ने किया था। ठीक है, तो थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो वो मैडम HP ब्लोड्स्की एंड हेनरी अलकॉट के द्वारा किया गया था। 1882 ईस्वी में इस सोसाइटी का मुख्यालय अडयार स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो थियोफिजिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो अडयार था। ठीक है, इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य विविध धर्म, दर्शन तथा विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वह बम्बई में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। इसका प्रथम बैठक कब शुरू हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को शुरू हुआ था और यह अंत हुआ था 31 दिसंबर। ठीक है, 1885 को प्रथम बैठक इसका समाप्त हुआ था कांग्रेस का। कांग्रेस के इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी द्वारा किया गया था। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी ने किया था। ठीक है, पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह सर्वप्रथम आरंभ हुआ। तो जो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है सर्वप्रथम मेरठ से आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1857 का जो विद्रोह है पहली बार 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 ईस्वी क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। यह क्रांति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? जो तिलक ने जो पुस्तक लिखा था वो गीता रहस्य को लिखा था। ठीक है, गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में किया था। तो गीता रहस्य पुस्तक के जो लेखक थे वो बाल गंगाधर तिलक थे और इसके जो रचना है वो मांडले जेल में किया था। इस पुस्तक में इन्होंने गीता के कर्मयोग की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। यह पुस्तक पहली बार 1915 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो गीता रहस्य को कब प्रकाशित किया गया था? तो 1915 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी ने लिखा था। तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का क्या नाम था? तो गोपाल सिंह गोखले थे। इंडिया इन ट्रांजिशन किसने लिखा था? तो इंडिया इन ट्रांजिशन है वो MN रॉय ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था तथा संपूर्ण भारत में यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। यह आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया कर कागा खां पैलेस में रखा गया था।
तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर किस पैलेस में रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। तो जो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में चंपारण आंदोलन से प्रवेश किया था, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। ठीक है। वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। और यह दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। ठीक है। वर्ष 1916 में के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले, अपने क्षेत्र के किसानों की समस्या से उन्हें अवगत कराया था तथा गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था। गांधी जी 1917 में चंपारण गए थे। तो गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1917 में गए थे तथा यहाँ पर सत्याग्रह के माध्यम से किसानों की समस्या को उठाया था। इनके सफल प्रयास के कारण 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया था। तो जो चंपारण आंदोलन है किस पद्धति से संबंधित है? तो 3 कठिया प्रणाली से संबंधित है। ठीक है। जिसके बाद गांधी जी की प्रशंसा पूरे देश में होने लगी थी। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से ही महात्मा गांधी भारत की राजनीति में प्रवेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो जो 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेपी कृपलानी थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो जेपी कृपलानी थे। ठीक है। 23 नवंबर 1946 से 17 नवंबर 1947 तक जेपी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है। जेपी कृपलानी के इस्तीफे के बाद राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे।